रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा शानदार तकनीकी नवाचार से परिभाषित है। रूस जो भी नई तरकीब अपनाता है उसका जवाब यूक्रेन एक चतुर समाधान से देता नजर आता है। लेकिन कभी कभी यूक्रेन भी अपनी सामूहिक प्रतिभा की अजीबता से हमें चौंका देता है। कुछ साधारण चीज रूस को फिर से पाषाण युग में ले जा रही है। जैसे ही पुतिन की सेनाओं को यूक्रेन युद्ध में एक असली गेम चेंजर ने घुटनों पर ला दिया है, ग्रेफाइट इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। हम बाद में बताएंगे कि यह साधारण खनिज क्यों महत्वपूर्ण है, पर पहले जानते हैं यूक्रेन ग्रेफाइट के साथ क्या कर रहा है जिससे रूस की सेनाएं इतनी बौखला गई हैं। डोनेट्स्क के युद्धग्रस्त क्षेत्र में रूस की सेनाएं रक्षा पंक्ति तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वे डोनेट्स्क के किलेबंद शहरों की श्रृंखला से टकरा रही हैं और बुरी तरह पीछे हैं। सिर्फ मार्च महीने में ही रूस ने अपने 35,000 से ज़्यादा सैनिक खो दिए, जिनमें से कई डोनेट्स्क में मारे गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पुतिन अपनी इस खतरनाक जमीन को हासिल करने की सन की जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। रूस अब तक सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर रहा है और वो है बिजली। आधुनिक युद्ध में बिजली सबसे अहम है। रडार, वायु रक्षा और कमांड सेंटर बिजली से चलते हैं। इसलिए रूस ने कब्जे वाले इलाकों के पावर स्टेशन अपने नियंत्रण में लिए ताकि सैनिकों को लगातार बिजली मिले। लेकिन अब कुछ बदल गया है। रिपोर्टें बिखरी हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नया हथियार इस्तेमाल करने की घोषणा नहीं की। यह चुप्पी साधे हुए है, जिससे रूस की सेनाएं खुद इस हथियार के प्रभाव का अनुभव करें, बिना उन्हें आने वाले खतरे की कोई चेतावनी दिए। हालांकि अब हमें इसके बारे में पुतिन के जमीनी गुर्गों से सुनने को मिल रहा है। यूक्रेन डोनेट्स्क पर बम गिरा रहा है, लेकिन ये बम धधकते विस्फोट में फटकर सैनिकों को चपेट में लेकर लक्ष्यों को तबाह नहीं करते, बल्कि आसमान में कुछ और छोड़ते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो रूसी सैनिकों की बिजली छीन लेता है और उन्हें अंधेरे में डुबो देता है, जिससे वे मोर्चे पर असफल हो जाते हैं। यूक्रेन के पास ग्रेफाइट बम है और रूस इससे नाराज है। अप्रैल की शुरुआत में डिफेंस एक्सप्रेस ने बताया कि रूस की सेनाएं दावा कर रही हैं कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क के कब्जे वाले इलाकों में रात के छापों में ग्रेफाइट बम गिराए। हमें बताने की जरूरत नहीं कि बमों के साथ बिजली काटने का सबसे अच्छा वक्त रात है। बत्तियां बुझते ही रूसी सैनिक घबरा जाते हैं। ये दावे ऐसे ही नहीं किए गए हैं। डरे सैनिक फुटेज साझा कर रहे हैं, जिसमें वे बताते हैं कि यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल शुरू किया है। एक्स पर चल रही एक वायरल क्लिप में हम रूसी वायु रक्षा को आते हुए ड्रोन झुंड से निपटते देखते हैं। रूसियों ने कुछ ड्रोन गिराए, लेकिन असली समस्या तब दिखी जब यूक्रेनी ड्रोन का मलबा जांचा गया। हम देखते हैं कि वहां ग्रेफाइट के तंतु जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन आसमान में फटने पर भी तंतु निकल रहे हैं। आधिकारिक रूसी स्रोत भी अब दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्रों पर ग्रेफाइट बम गिरा रहा है। रूस की प्रमुख समाचार एजेंसी टास ने 6 अप्रैल को लिखा कि यूक्रेन ने कब्जे वाले डोनेट्स्क में बिजली सुविधाओं पर एक दिन पहले ग्रेफाइट बमों का इस्तेमाल किया था। आउटलेट का दावा है कि ये बम हवा में फटकर ग्रेफाइट धागे बिखेरते हैं। एक रिपोर्ट में जो संभवतः पहले उल्लेखित फुटेज से जुड़ी हुई है, टास बताता है कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने कथित तौर पर यूक्रेन के 6 ड्रोन मार गिराए और 10 अन्य को रोक लिया। लेकिन 3 ड्रोन बच निकले और उन्होंने अपनी पेलोड बिजली प्रतिष्ठानों पर गिरा दी। इंटरसेप्शन की रिपोर्ट्स सावधानी से ले, क्योंकि ये रूसी समाचार एजेंसी है। टास हमें यूक्रेन के नए बमों के काम करने का थोड़ा अंदाजा देता है। और भी कयास डिफेंस एक्सप्रेस से आते हैं। ये बताता है कि ग्रेफाइट बम कोई नया विचार नहीं है। हम जल्द ही इसमें और गहराई से जाएंगे। यूक्रेन की नई तरकीब इस बात में दिखती है कि वह ग्रेफाइट रूसी रक्षा तंत्र तक कैसे पहुंचा रहा है। पारंपरिक ग्रेफाइट बम आमतौर पर ऐसा क्लस्टर आयुध होता है जिसमें कई दर्जन उपगोला बारूद होते हैं। हर उपगोला बारूद में ग्रेफाइट के महीन रेशे होते हैं जो बम फटने पर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। सीधा है। एक बम हवाई प्लेटफॉर्म से दागा जाता है, फटकर ग्रेफाइट गिराता है। यूक्रेन की चुनौती यह है कि वह अपने सीमित संख्या के लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों को पारंपरिक ग्रेफाइट बमों को कब्जे वाले क्षेत्रों में गिराने के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहता। यूक्रेन ने रूसी पीछे के इलाकों में ग्रेफाइट घुसाने का नया तरीका खोजा है। यूक्रेन मध्यम दूरी के ड्रोन भेज रहा है। सबसे अधिक संभावना है कि ये FP1 या FP2 मॉडल है, जिन्हें पारंपरिक वारहेड्स के साथ लोड किया गया है।
जिनमें ग्रेफाइट के महीन रेशे भरे हुए हैं। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार इससे जोखिम कम होता है, हालांकि फैलाव क्लस्टर बम जितना बड़ा नहीं होता। अगर वारहेड विस्फोट से ग्रेफाइट गिरता है तो रूस तब भी सुरक्षित नहीं है अगर उसकी वायु रक्षा काम कर रही हो। यूक्रेन के ड्रोन अगर लक्ष्य न भी मारे तो उनका ग्रेफाइट गिरकर दूसरी जगहों पर समस्याएं पैदा कर सकता है। जैसा कि हमने यूक्रेन से कई बार देखा है, यह एक मौजूदा विचार में नया बदलाव है। रूस के पास इसका जवाब नहीं है। यूक्रेन ने यहां एक चीट कोड बनाया है जो डोनेट्स्क की लड़ाई में गेम चेंजर हो सकता है। एक ऐसा हथियार जो रूसी बलों की बिजली एक छोटी सी चतुर तरकीब से काट सकता है, जो दिखाता है कि यूक्रेन किस तरह से लड़ रहा है। एक ऐसी चालाकी के साथ जिसमें उसकी नज़र उस भविष्य पर भी टिकी है जहां उसने पुतिन के सैनिकों को हमेशा के लिए यूक्रेन से बाहर निकाल दिया है। यूक्रेन इन बातों का प्रचार नहीं कर रहा, बस अपने नए बमों को बोलने दे रहा है। यहां एक साधारण खनिज का शानदार उपयोग पुतिन के सैनिकों को पाषाण युग में भेज रहा है। लेकिन ग्रेफाइट बम विस्फोटक क्यों नहीं है? मामला बिजली का है और यूक्रेन कैसे इसे रूस के हाथों से छीनना चाहता है, साथ ही यूक्रेन के लिए भविष्य सुनिश्चित करना चाहता है। समझने के लिए कि यह कैसे होता है, हमें देखना होगा कि ग्रेफाइट बम कैसे काम करते हैं। ये बम आम बमों की तरह नहीं होते। ये रनवे को नष्ट नहीं करते या मजबूत लक्ष्यों को तोड़ते नहीं हैं। ग्रेफाइट बम के अंदर उस पदार्थ के हजारों हजार सूक्ष्म तंतु भरे होते हैं जिसके नाम पर इस बम का नाम रखा गया है। हर तंतु अलग दिखना मुश्किल है, लेकिन ये लक्ष्य पर धूल की तरह गिरते हैं। अब रूस के लिए समस्या है कि ग्रेफाइट चालक पदार्थ है। जब ग्रेफाइट बम से निकले छोटे छोटे रेशे किसी भी ऐसी चीज पर गिरते हैं जो बिजली पैदा करती है या उसे चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो उसकी चालकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शॉर्ट सर्किट समस्या बनते हैं क्योंकि बिजली ग्रेफाइट रेशों की ओर जाकर अधिक गर्मी पैदा करती है। सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। पूरे सिस्टम ऑफलाइन हो जाते हैं क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसे स्विच की तरह काम करता है जिसे बिजली काटने के लिए पलटा गया हो। एक फाइबर सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हजारों फाइबर एक साथ एक लक्ष्य पर गिरते हैं तो वे विद्युत धारा से वाष्पीकृत होकर आयनित चैनल बनाते हैं जिससे ज्यादा करंट बहता है। श्रृंखलाबद्ध प्रभाव शुरू होता है और रूस इसे नहीं रोक सकता। यूक्रेन के निशाने पर आई जगहों पर बिजली चली जाती है। यूक्रेन के पास ब्लैकआउट बम है जो वह कब्जे वाले इलाकों पर छोड़ सकता है और इसके लिए वही ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जो डोनेट्स्क में विस्फोटक वारहेड पहुंचाते हैं। अगर डिफेंस एक्सप्रेस सही है तो यूक्रेन द्वारा बनाए जा रहे FP1 और FP2 ड्रोन पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। अगर रूस यूक्रेन के ग्रेफाइट बम की प्रभावशीलता जानना चाहता है तो उसे केवल अतीत की ओर देखना होगा। ग्रेफाइट बम नया विचार नहीं है। अमेरिका और नाटो ने पहले भी इन्हें इस्तेमाल किया है। 1990 के दशक की शुरुआत में खाड़ी युद्ध के समय अमेरिकी नौसेना ने टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान में एक वारहेड तैनात किया था। वे मिसाइलें आज यूक्रेन द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे ग्रेफाइट बमों से थोड़ी अलग तरह से काम करती थी। उन्होंने माइक्रोस्कोपिक ग्रेफाइट फाइबर गिराने की जगह कार्बन फाइबर की रिले खोलकर इराक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शॉर्ट सर्किट किया। करीब एक दशक बाद नाटो ने पूर्व यूगोस्लाविया पर ग्रेफाइट बम का इस्तेमाल किया। बेलग्रेड में, जो अब सर्बिया की राजधानी है, नाटो ने वे बम गिराने शुरू किए जिन्हें मीडिया ने सॉफ्ट बम कहा। ग्रेफाइट बम थे जैसे अब यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, जिनसे बेलग्रेड के नागरिकों को नाटो यूगोस्लाविया युद्ध में पहली बड़ी बिजली कटौती झेलनी पड़ी। अब वर्तमान में आ जाएं तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं है जो दुश्मन पर ग्रेफाइट बम गिरा रहा है। यूक्रेन को शायद उन रिपोर्ट से प्रेरणा मिली है कि अमेरिका और इजराइल भी ईरान में अपने लक्ष्यों से निपटने के लिए यही तरीका अपना रहे हैं। 1 अप्रैल की एक रिपोर्ट में डिफेंस एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, में पावर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए ग्रेफाइट बमों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि यूक्रेन के ग्रेफाइट बमों की रिपोर्ट्स के साथ हुआ था, वैसे ही इन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले देश ने भी इनमें से किसी की पुष्टि नहीं की है। हर बार जब ईरान में बिजली चली जाती है और कोई धमाका नहीं होता जो समस्या को समझा सके, तो ग्रेफाइट खुद ही सब कुछ बयान कर देता है। यूक्रेन भी वही तरीका अपना रहा है जो ग्रेफाइट बम इस्तेमाल करने वाले देशों ने किया। वे इसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन चाहता है कि रूस
इस बात को लेकर असमंजस में रहे कि उसके द्वारा कब्जे वाले इलाकों में भेजे गए ताजा ड्रोन ग्रेफाइट ले जा रहे हैं या विस्फोटक। जहां तक रूस की बात है, वह यूक्रेन द्वारा भेजी गई चीजों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यहां तक कि वायु रक्षा प्रणाली द्वारा की गई सफल फायरिंग भी सिर्फ ग्रेफाइट को फैला देती है। और वे वायु रक्षा प्रणालियां कहां होंगी? उन जगहों पर जिन्हें रूस महत्वपूर्ण मानता है। इसका अर्थ है कि और भी विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, चाहे यूक्रेन के ग्रेफाइट बम अपने लक्ष्य पर न गिरे। लेकिन यूक्रेन के नए हथियारों में एक और स्तर की चतुराई है। ग्रेफाइट बम सिर्फ रूस की सेना की बिजली काटने के लिए नहीं, बल्कि खास वजह से उपयोग हो रहे हैं। ये सब कुछ बदल देता है। और वैसे आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वो बटन दबाने का बिल्कुल सही समय है, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। सतही रूप से यूक्रेन के ग्रेफाइट बम रूसी पिछले इलाकों में बिजली काटने से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप इससे आगे देखें तो आप देखेंगे कि यूक्रेन जो कर रहा है उसमें असली जीनियस क्या है। उन सभी दूसरे उदाहरणों के बारे में सोचिए जहां ग्रेफाइट बम का इस्तेमाल हुआ है, जिनका हमने जिक्र किया है। इन मामलों में बमों का इस्तेमाल एक देश ने दूसरे देश में किया है। यूक्रेन की स्थिति अलग है। वो अपने ही कब्जे वाले इलाकों में ग्रेफाइट बमों से उन बिजली सुविधाओं पर हमला कर रहा है जिन्हें यूक्रेन ने वर्षों पहले बनाया था। यही यूक्रेन की रणनीति की चतुराई है कि वह रूस को अपने बिजली ढांचे का फायदा नहीं उठाने देना चाहता। हालांकि वह यह भी नहीं चाहता कि उस ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दे, क्योंकि इसका मतलब है कि जब यूक्रेन आखिरकार रूस को अपनी जमीन से बाहर निकाल देगा तो उस ढांचे को फिर से बनाने में और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यह ग्रेफाइट बम आदर्श हथियार है। यूक्रेन इन बमों का इस्तेमाल बिजली काटने के लिए कर सकता है। डोनेट्स्क में खुद यूक्रेन द्वारा बनाई गई उन बिजली सुविधाओं को लंबे समय तक भारी नुकसान पहुंचाए बिना रूस को अब भी मरम्मत करनी होगी। ट्रिप हुई प्रणालियों को फिर से चालू करने में समय लगता है और ग्रेफाइट छोटे छोटे पुर्जों को जला सकता है जो विद्युत प्रणालियों को चालू रखने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन पावर प्लांट अभी भी खड़े हैं जो यूक्रेन पहले गारंटी नहीं कर पाया था। नवंबर 2025 में रॉयटर्स ने डोनेट्स्क के पावर प्लांटों से यूक्रेनी ड्रोन के टकराने और भारी नुकसान की खबर दी थी। अब पावर प्लांट्स बिना धमाके बंद हो सकते हैं। यूक्रेन भविष्य को ध्यान में रखकर लड़ रहा है। प्रतीकात्मक रूप से ये रूस को कुचलेगा। पुतिन ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनका मानना है कि यूक्रेन का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति की नजरों में यूक्रेन कभी भी एक संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा है। ये कभी रूस का हिस्सा था। संप्रभु दर्जा प्राप्त करने के बाद भी ये हमेशा रूस का हिस्सा रहा है। और अगर पुतिन की मर्जी चली तो यूक्रेन को एक बार फिर रूस का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए यूक्रेन को न सिर्फ अपनी हर इंच जमीन के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ते देखना, बल्कि उन हथियारों का इस्तेमाल करते देखना जो रूस द्वारा कब्जा की गई बुनियादी ढांचे को भी सुरक्षित रखते हैं, पुतिन के लिए बहुत बुरा है। ये उन्हें बताता है कि यूक्रेन का हौसला अभी टूटा नहीं है और देश एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहा है जहां रूस अब कोई समस्या नहीं रहेगा जिससे उसे निपटना पड़े। प्रतीकात्मक पहलू से परे रणनीतिक पक्ष है। यूक्रेन ग्रेफाइट बमों का इस्तेमाल अपनी रणनीति में कर सकता है। सिर्फ पीछे तैनात रूसी सैनिकों की बिजली काटने तक ही सीमित नहीं। वायु रक्षा पर बात करते हैं। नाटो द्वारा सर्बिया में सॉफ्ट बम कितने प्रभावी थे ये हमने नहीं बताया था। मई 1999 में द गार्जियन की रिपोर्ट में बताया गया कि नाटो ने सर्बिया की 70% बिजली काट दी थी, जिससे कई सैन्य कंप्यूटर, संचार प्रणालियां और रडार बंद हो गए जो यूगोस्लाविया को नेटो हस्तक्षेप से बचाने के लिए लगाए गए थे। नाटो के सॉफ्ट बम सर्बियाई वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने में सक्षम थे। रक्षा प्रणालियां बड़ी समस्याएं पैदा कर रही थीं। उन्होंने यहां तक कि एक अमेरिकी वायुसेना के पायलट को भी मार गिराया था जो F-117 नाइट हॉक फाइटर जेट उड़ा रहा था। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसके बारे में नाटो को शायद उस समय बेलग्रेड में होने का विश्वास नहीं था। 1990 के दशक के अंत में बेलग्रेड की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करना नाटो के लिए अहम था। यही बात यूक्रेन और कब्जे वाले इलाकों में रूस द्वारा तैनात वायु रक्षा प्रणालियों पर भी लागू होती है। पिछले 1 साल या उससे अधिक समय में यूक्रेन ने रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को तहस नहस कर दिया है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार जून 2025 से 26 मार्च के बीच यूक्रेन ने
रूसी वायुरक्षा ढांचे पर 492 हमले किए और सैकड़ों हमले उन पहुंच रोकने और इलाके से दूर रखने वाली सैन्य प्रणालियों पर किए गए जिन्हें रूस ने डोनेट्स्क जैसे इलाकों में स्थापित किया है। अब यूक्रेन के ड्रोन आधारित ग्रेफाइट बम भी रूसी वायुरक्षा के खिलाफ अभियान में शामिल हैं। यूक्रेन खुद को सुरक्षित हवाई गलियारे बनाने का मौका देता है, वो भी बिना अपने विस्फोटक ड्रोन खोए। यह सरल विचार है। ग्रेफाइट बम राडार को पंगु बना देते हैं और वायु रक्षा प्रणालियों की सर्किटरी को गड़बड़ा देते हैं। जब रूस उन प्रणालियों की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा होता है, तब विस्फोटक वारहेड ले जाने वाले ड्रोन और यहां तक कि यूक्रेन की मिसाइलें भी और अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए भेजी जा सकती हैं। जब तक वायु रक्षा फिर शुरू होती है, रूस को जमीन के गड्ढों से जूझना पड़ता है और बात इससे भी आगे जाती है। फ्रंट लाइन से दूर रूस ने कब्जा किए इलाकों में कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 सेंटर बनाए होंगे। युद्ध में C2 ही सब कुछ होता है। इसके बिना सेना के सबसे बुनियादी कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। C2 सेंटरों में ही योजनाएं बनाई जाती है और उन्हीं के जरिए उन योजनाओं का समन्वय और क्रियान्वयन किया जाता है। यूक्रेन में इसका मतलब है कि C2 पूरी तरह से रूस की जमीनी सेना को संगठित करने के लिए है ताकि वे यूक्रेन की रक्षा के खिलाफ अपने लगातार हमले कर सके। हम इस पर बहस कर सकते हैं कि रूस का C2 कितना असरदार है, लेकिन मार्च में बताई गई 35,000 मौतें दिखाती हैं कि शायद ज्यादा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये केंद्र मौजूद है और बाकी हर चीज की तरह इन्हें भी बिजली की जरूरत होती है। C2 केंद्रों में संचार उपकरण और युद्ध क्षेत्र की स्थिति बताने वाले मॉनिटर होते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक ग्रेफाइट बम निष्क्रिय कर सकता है, भले ही सिर्फ अस्थायी रूप से ही क्यों ना हो। अब यूक्रेन के पास ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल वो मोर्चे के पीछे अफरा तफरी मचाने के लिए कर सकता है, जो मूल रूप से डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। C2 पीछे से पंगु हो जाता है। आदेश मोर्चे पर कमांडरों तक नहीं पहुंचते। ग्रे जोन में मौजूद रूसी घुसपैठिए अलग थलग पड़ जाते हैं, कट जाते हैं और फिर मर जाते हैं। मूल रूप से अगर वो बिजली से चलता है तो वह निशाना है और रूस के पास पीछे जो भी लगभग सब कुछ है उसे बिजली की जरूरत होती है। यूक्रेन द्वारा बिजली काटे जाने से रूस को पुराने धीमे संचार तरीकों पर निर्भर होना होगा। जहां भी यूक्रेन हमला करेगा वहां कलम और कागज ही चलन बन जाएंगे। अगर पुतिन पुरानी क्षयकारी रणनीतियां अपनाते हैं जो उसकी सेना को यूक्रेन की सेना से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो ग्रेफाइट बम यूक्रेन को रूस की सेना को उस समय में भेजने का मौका देते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक संचार नहीं था और यूक्रेन इस चोट को और बढ़ा सकता है। एक और बात, हमने बताया था कि डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार यूक्रेन अपने AFP-1 और AFP-2 ड्रोन में ग्रेफाइट लोड कर रहा है। अब सोचिए, यूक्रेन यही काम FP-5 फ्लेमिंगो जैसे लंबी दूरी के ड्रोन में ग्रेफाइट भरकर करता है। उस ड्रोन की रेंज करीब 3000 किलोमीटर यानी करीब 1860 मील है, जिससे वह रूस के लगभग किसी भी रणनीतिक स्थान पर हमला कर सकता है। अगर फ्लेमिंगो रूसी पावर स्टेशनों की ओर उड़े तो ग्रेफाइट पूरे रूस में गिर सकता है और औद्योगिक प्रतिष्ठान, रासायनिक संयंत्र व नागरिक बिजली ढांचा ठप हो सकता है। इनमें से कोई भी नुकसान स्थायी नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं होगी। ग्रेफाइट यूक्रेन के लिए एक नया तरीका बन सकता है जिससे वो पुतिन के लोगों को लगातार याद दिला सके कि उनके नेता ने एक ऐसा युद्ध शुरू किया है जिसे उनके घर तक वापस लाया जा सकता है। हम सोचते हैं मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने पर रूस का उच्च वर्ग कब तक चुप रहेगा, इससे पहले कि वे गिरती ग्रेफाइट पर कुछ कहें। एक बात तो तय है, अगर यूक्रेन पूरी तरह से ग्रेफाइट बमों पर निर्भर होना चाहता है तो उसे उन बमों में इस्तेमाल होने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामग्री हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूक्रेन में ग्रेफाइट बहुत है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार 2022-2024 में यूक्रेन ग्रेफाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था, जबकि रूस के आक्रमण से इसकी मुख्य खान अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। उसी स्रोत के अनुसार यूक्रेन में अनुमानित 1.79 करोड़ टन ग्रेफाइट का भंडार भी है। पूरे ग्रेफाइट तक पहुंचना संभव नहीं, उसका कुछ हिस्सा कब्जे वाले क्षेत्रों में है और सारे भंडार सुलभ नहीं। फिर भी यूक्रेन के पास ग्रेफाइट है। डोनेट्स्क में रूस की रिपोर्ट शायद बड़े अभियान की तैयारी का परीक्षण है, जो सिर्फ कब्जे वाले इलाकों ही नहीं बल्कि रूस के उन क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले सकता है जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन के हमलों से अभी तक बचाया है। चीट कोड अनलॉक है। ग्रेफाइट का तूफान रूस और उसकी सेना को घुटनों पर ला सकता है। ये हथियार आसमान से मार गिराए जाने पर भी खतरनाक रहता है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने
रूसी क्षेत्र पर हाल के लंबी दूरी के हमलों में धोखाधड़ी की है। रिफाइनरियां जल रही हैं, महत्वपूर्ण तेल बुनियादी ढांचा बर्बाद है, रूस की हवाई सुरक्षा फेल हो रही है। यूक्रेन ये कैसे कर रहा है? जवाब जानने के लिए वीडियो देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों में पुतिन की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे नवीनतम हथियारों की और जानकारी पा सके। देखने के लिए धन्यवाद।